तेजस्वी, अब वो वफादार का इनाम चुकाने का वक्त आ गया है। उधार का जो सिंदूर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, सीट तो देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला ऐसा आ गया। तेजस्वी को याद दिलाया है कि बिहार की विधानसभा और बाकी बड़े चुनाव अभी बाकी है, और जब जब चुनाव आएंगे महागठबंधन को सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के रास्ते ही गुजरना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजनीति में आजकल कूट कूट कर सस्पेंस, ड्रामा और भरपूर धोखाधड़ी के फ्लेवर मिल रहे हैं। जैसी विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव का बिगुल बजा, वैसी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार कैप्टन अख्तरुल इमाम ने आकर के सीधे तेजस्वी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने ऐसी बिगुल फेंकी है कि महागठबंधन के बड़े बड़े धुरंधर इस वक्त कैलकुलेटर लेकर के बैठ गए हैं। इसमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, अख्तरुल इमाम ने तेजस्वी यादव को वो कौन सा याद पिया कि आए वाला वादा याद दिला दिया, जिसके बाद और एक असली खेल शुरू हो गया है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बीते राज्यसभा चुनाव से। और जितना आसान लगता है ना कि एमएलसी चुनाव बहुत आसान है, अपने पास समर्थक है, सीधे नाम दिए और निकल गया, इतना आसान है नहीं। क्योंकि फिर पुराने वादे याद आते हैं, और वादे कहाँ होते हैं? राज्यसभा में वादा करिएगा, एमएलसी में वादा करिएगा। तो अख्तरुल इमाम साहब का कहना है कि उस समय भी उनकी पार्टी उम्मीदों का सहारा बांधे तैयार खड़ी थी, उन्हें एक सीट मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रख के कहा था, अरे इमाम भाई, अभी जरा नंबर कम है, थोड़ा सब्र रखो, जब विधान परिषद का मेला लगेगा तो तुम्हें झूला झुलाएंगे, मतलब सम्मानजनक सीट देंगे। अब चूंकि एमएलसी चुनाव का तारीख आ चुका है, तो अख्तरुल इमाम आरजेडी के दरवाजे पर कहीं ना कहीं पार्टी चेस का तगादा लेने पहुंच गए हैं, करने पहुंच गए हैं। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी बड़ी मजेदार है। बिहार में ओवैसी की पार्टी के पास विधायकों की भारी कमी है, क्योंकि उनके पास से 4 विधायक को तो आरजेडी पहले ही अपने पास रख चुकी है, पार्टी में शामिल कर चुकी है। और इसके बावजूद इमाम भाई ने पुराना हिसाब निकालते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के अपने सगे साथियों के पैर कांप रहे थे, कुछ तो पलटी मारने की फिराक में थे। लेकिन हम एआईएमआईएम कहीं ना कहीं इस गठजोड़ में वफादार रहे। तो बाबू तेजस्वी, अब वो वफादार का इनाम चुकाने का वक्त आ गया है। उधार का जो सिंदूर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, सीट तो देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला ऐसा आ गया। हमारे पास विधायक नहीं है, पर तुम हमारे बिना रह भी नहीं पाओगे। अख्तरुल इमाम के इस मजनू टाइप बयान का असली मतलब क्या है? ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिना सरकारी नौकरी वाला लड़का लड़की के बाप से कहे कि आज भले मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मोहल्ले में गुंडे से रक्षा तुम्हारी बेटी का मैं कर सकता हूँ। देखिए, आप समझिए कि मान साहब ने बड़े गर्व से माना है कि गणित के हिसाब से उनके पास इतने विधायक नहीं है कि अकेले दम पर किसी को एमएलसी बना सके। लेकिन उन्होंने लगे हाथ जो धमकी और कहीं ना कहीं धमकी भरे चेतावनी दी है, वो गजब है। उन्होंने तेजस्वी को याद दिलाया है कि बिहार की विधानसभा और बाकी बड़े चुनाव अभी बाकी है, और जब जब चुनाव आएंगे महागठबंधन को सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के रास्ते ही गुजरना पड़ेगा। अख्तरुल इमाम का सीधा सीधा इशारा है मुस्लिम वोट बैंक की तरफ। वो कह रहे हैं कि अगर आज हमें एमएलसी का एक छोटी सी सीट देने में कंजूसी की, तो कल को हम जनता के बीच जाकर कहेंगे, देखो आरजेडी सिर्फ तुम्हारा वोट लेती है, हक देने के नाम पे अंगूठा दिखा देती है। और ये राजनीति का शुद्ध कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाला ऑफर है। यानी आज तुम हमें पटना के एलिट बंगले में एक सीट दो, कल हम तुम्हें सीमांचल की गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता देंगे। वरना खेल बिगाड़ने में तो ओवैसी साहब की पार्टी को महारत हासिल है, कौन नहीं जानता है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर चल रहे किराएदार बनाम मकान मालिक वाले विवाद पर ओवैसी की पार्टी का क्या तड़का लगाया जा रहा है? देखिए, पटना में राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराने और रखने को लेकर बवाल मचा है। उस पर अख्तरुल इमाम ने ऐसी टिप्पणी की है जो सुनकर लालू परिवार भी सोच में पड़ जाएगा कि तारीफ थी कि बेइज्जती थी। देखिए, अख्तरुल इमाम ने कहा है कि भाई, अगर कानून किसी और नेता को बड़ा बंगला अलॉट कर सकता है तो राबड़ी देवी को भी दे दो। आखिर वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हंसते हुए बड़ा मतलब डायलॉग मारा कि अगर राबड़ी जी उसी बंगले में रह जाएंगी तो कौन सा आसमान टूट जाएगा और या कयामत आ जाएगी। तो अगर वो झोला उठाकर बंगला खाली कर देंगी तो कौन सा बिहार रातों रात अमेरिका बन जाएगा। तो मतलब साफ है कि इमाम साहब कह रहे हैं कि बिहार सरकार और मीडिया के पास कोई काम धंधा नहीं बचा है। राज्य में बेरोजगारी, बाढ़ और पुल गिरने जैसा असली मुद्दे छोड़कर इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि राबड़ी देवी की किचन में चाय किस बंगले में बन रही है, उन्होंने किस तरह कहते हैं ना, कैसा मतलब हवा बनाया हुआ है इस मुद्दे को लेकर। तो उनका कहना है कि अगर वो बंगला बदल भी लेती है तो क्या दिक्कत है, और नहीं बदलती है तो कौन सा दिक्कत आ जाएगा। वहीं नीतीश सरकार के मदरसा जांच वाले फरमान पर अख्तरुल इमान ने
क्या बिगुल फेंकी है जिससे सरकार का जाल ही उल्टा पड़ गया? देखिए, आमतौर पे जैसे ही सरकार मदरसा शब्द का इस्तेमाल करती है, किसी जांच के लिए करती है, राजनीति में हिंदू मुस्लिम का डिबेट कहीं ना कहीं बॉक्स खुल जाता है। और लेकिन यहाँ अख्तरुल इमाम ने ऐसी सूझबूझ दिखाई है, सरकार का तीर उन्हीं की तरफ मुड़ गया है। इमाम साहब ने कहा है कि जांच के लेटर में नया क्या आया है, क्योंकि बिल्कुल जांच कीजिए, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने जो कंडीशन जोड़ी है, उसने अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने कहा है कि सरकार को केवल मदरसे में इतना एक तरफा प्यार क्यों है? अगर जांच ही करनी है, तो इतनी जांच करने की इतनी भूख है, तो बिहार के उन सरकारी स्कूल कॉलेज की भी जांच कराओ जहां मास्टर साहब पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, मिड डे मील में छिपकली गिर रही होती है, और कॉलेज के सेशन 3 साल की जगह 5 साल के में पूरे होते हैं। तो उनका साफ कहना था कि जांच के नाम पे सिर्फ एक वर्ड को टारगेट करके टीआरपी बटोरना बंद करो। अगर ईमानदारी का चश्मा पहना है तो सबको एक नजर से देखो। और जब जवाब देकर उन्हें सरकार के उस एजेंडे को हवा निकाल दिए कहीं ना कहीं, जिसके तहत इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी मुस्कान, तो वहीं सम्राट चौधरी के 48 घंटे में ऑन द स्पॉट इंसाफ और हरे गमछे वाली पॉलिटिक्स की ईमान ने कैसे हवा निकाली? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आजकल पूरे रौब में रहते हैं, और उनकी सरकार में अपराधियों को 48 घंटे का हिसाब दिया जाता है। इस पर अख्तरुल इमाम ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का ये 48 घंटा मीटर सिर्फ बयानों में चलता है, जमीन पर तो पुलिस को एफआईआर लिखने में 48 घंटे लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन ऐसी वारदात हो रही हैं जहां हफ्तों बीत जाने के बाद भी पीड़ित थाने के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन न्याय का ना भी उनके नसीब में नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ आजकल बिहार में राजनीति में हरे गमछे को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी और कह ले कि यादव समाज में हड़कंप मचा हुआ है, तो इस पे भी जोर दे रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हरा गमछा उड़ा है या कोई लाल या कोई पीला, ये सब केवल न्यूज चैनल के टीआरपी बढ़ाने का तमाशा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता भूखमरी, गरीबी और बदहाली से परेशान है, और यहाँ के नेता कपड़ों के रंग, गमछे के डिजाइन से लड़ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता गमछे का रंग बदलना नहीं, बल्कि बिहार की किस्मत बदलना है। कसते हुए तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अगर तेजस्वी सीट देते हैं तो महागठबंधन के बाकी साथी जैसे कि कांग्रेस और लेफ्ट मुंह फैला करके बैठ जाएंगे, और अगर सीट नहीं देते तो ओवैसी की सेना आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुस्लिम वोटों के किले में ऐसी सेंधमारी करेगी कि आरजेडी को लालटेन लेकर के भी सीट ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।